एक पति अपनी पत्नी के लिए एनिवर्सरी का केक और गिफ्ट लेने बाहर जाता है, लेकिन जब वो वापस लौटता है तो घर के अंदर जो नजारा उसका इंतजार कर रहा होता है वो किसी भी इंसान की रूह कांपने के लिए काफी है। और सबसे डरावनी बात ये कि इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं बल्कि उसी घर का अपना होता है। तारीख थी 29 जनवरी 2014। कनाडा के ओटावा शहर में रहने वाली भारतीय मूल की गिल फैमिली के लिए ये दिन बेहद खास था, क्योंकि इसी दिन उनकी शादी की 17वीं सालगिरह थी। एक ऐसा दिन जिसे खुशियों, प्यार और जश्न के साथ मनाया जाना था। लेकिन किसे पता था कि यही दिन एक खून से सनी साजिश का गवाह बनने वाला है। परिवार के मुखिया भूपेंद्र पाल गिल अपनी 15 साल की बेटी दिलप्रीत के साथ अपनी पत्नी जगतार गिल के लिए केक, फूल और गिफ्ट्स खरीदने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन जब कुछ समय बाद वो दोनों वापस घर लौटते हैं और बेटी घर के अंदर जाती है तो अचानक उसकी एक चीख पूरे माहौल को हिला देती है। भूपेंद्र दौड़ते हुए अंदर जाता है और जो देखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उसकी पत्नी जगतार गिल सोफे पर खून से लथपथ पड़ी होती है, शरीर पर दर्जनों घाव, चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त और आसपास खून ही खून। तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मौके पर पहुंची मेडिकल टीम उसे मृत घोषित कर देती है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन शुरुआत में ये केस पूरी तरह उलझा हुआ लगता है, क्योंकि ना कोई जबरन घुसने के निशान, ना कोई साफ सबूत। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक एक करके ऐसे खुलासे होते हैं जो इस कहानी को एक साधारण मर्डर से उठाकर एक खौफनाक साजिश में बदल देते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जगतार गिल का परिवार मूल रूप से भारत के पंजाब से था। 1993 में उनके पिता अजीत सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ बेहतर भविष्य की तलाश में कनाडा चले जाते हैं। वहाँ कुछ साल मेहनत करने के बाद 1997 में वो वापस पंजाब आते हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। काफी कोशिशों के बाद उन्हें भूपेंद्र पाल गिल नाम का लड़का मिलता है, जो उम्र में जगतार से छोटा होता है, लेकिन कनाडा जाने के लालच में शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी के बाद भूपेंद्र अपनी पत्नी और ससुराल वालों के साथ कनाडा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ की जिंदगी उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग होती है। उसे शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सुबह अखबार बांटना, दिन में फैक्ट्री में मजदूरी और रात में पिज्जा डिलीवरी। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे बस ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है। परिवार बढ़ता है, 3 बच्चे होते हैं और समाज में उनकी छवि एक आदर्श परिवार की बन जाती है। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी के पीछे एक खतरनाक राज पल रहा होता है। साल 2012 के आसपास भूपेंद्र की मुलाकात गुरप्रीत रोनाल से होती है, जो उसकी सहकर्मी भी होती है और पड़ोस में ही रहती है। शुरुआत में ये सिर्फ एक सामान्य दोस्ती होती है, लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता एक अवैध संबंध में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन उनके इस रिश्ते के बीच सबसे बड़ी रुकावट होती है। जगतार गिल, भूपेंद्र की पत्नी। भूपेंद्र तलाक देने के बारे में सोचता है, लेकिन समाज में बदनामी, संपत्ति का बंटवारा और बच्चों की जिम्मेदारी उसे रोक देती है। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है, अगर जगतार रास्ते से हट जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही सोच एक साजिश में बदल जाती है। भूपेंद्र और गुरप्रीत मिलकर एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान को अंजाम देने के लिए चुनते हैं 29 जनवरी 2014 का दिन, यानी उनकी शादी की सालगिरह, ताकि किसी को शक भी न हो। प्लान के अनुसार भूपेंद्र अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, गुरप्रीत घर में दाखिल होती है। उसने पहले से ही ग्लव्स पहन रखे होते हैं ताकि फिंगरप्रिंट ना छूटे। वो किचन से चाकू उठाती है और सीधे जगतार पर हमला कर देती है। हाल ही में सर्जरी होने के कारण जगतार कमजोर होती है और खुद का बचाव नहीं कर पाती। गुरप्रीत लगातार चाकू से वार करती है, एक के बाद एक कई बार, जब तक कि जगतार पूरी तरह लहूलुहान नहीं हो जाती। इसके बाद वो पास में रखा लोहे का रॉड उठाकर उसके सिर पर कई वार करती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि जगतार मर चुकी है तो वो आराम से वहाँ से निकल जाती है। बाहर जाकर भूपेंद्र से मिलती है और इशारा करती है कि काम पूरा हो चुका है। इसके बाद भूपेंद्र घर लौटता है और अपनी बेटी को पहले अंदर भेजता है ताकि वो इस बात की गवाह बन सके कि जब वो अंदर गई तो उसकी माँ पहले से मृत थी। बेटी की चीख सुनकर वो भी नाटक करता है और तुरंत 911 पर कॉल करता है, लेकिन इसी दौरान वो सबूत मिटाने की कोशिश करता है। चाकू धोता है और रॉड को बेसमेंट में छुपा देता है। शुरुआत में पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं होता, क्योंकि घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन क्राइम सीन से मिले एक छोटे से सबूत, फटे हुए ग्लव्स के टुकड़े, से पूरी कहानी बदल जाती है। उस ग्लव से मिले डीएनए का मैच गुरप्रीत से हो जाता है। पुलिस जब कॉल रिकॉर्ड खंगालती है तो पता चलता है कि भूपेंद्र और गुरप्रीत के बीच सैकड़ों कॉल्स हुई थी। शक गहराता है।
फिर झाड़ियों से एक खून से सना चाकू मिलता है जिस पर दोनों का डीएनए होता है। इसके बाद पुलिस एक चाल चलती है। बेसमेंट से असली रॉड हटाकर उसकी जगह नकली रॉड रखती है और वहाँ कैमरे लगा देती है। कुछ समय बाद भूपेंद्र चुपके से उस रॉड को निकालकर बाहर फेंकने जाता है और कैमरे में कैद हो जाता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार दोनों सच कबूल कर लेते हैं कि ये एक प्लान किया हुआ मर्डर था। कोर्ट में दोनों खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कहानियां बताते हैं, लेकिन सबूत इतने मजबूत होते हैं कि 2016 में दोनों को फर्स्ट डिग्री मर्डर का दोषी ठहराया जाता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बाद में अपील की जाती है, लेकिन 2021 में भी अदालत वही फैसला बरकरार रखती है और साफ कर देती है कि 25 साल से पहले उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा नुकसान उन 3 बच्चों का होता है जिन्होंने एक ही दिन में अपनी मां को खो दिया और फिर अपने पिता को भी जेल जाते देखा। एक खुशहाल परिवार लालच, धोखे और अवैध संबंधों की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इतना परफेक्ट प्लान सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से फेल हो जाता है। जब हमले के दौरान गुरप्रीत की उंगली कट जाती है और उसका खून और ग्लव्स का टुकड़ा वही रह जाता है। वही छोटा सा सबूत इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सुलझा देता है और साबित करता है कि अपराध चाहे कितना भी चालाकी से क्यों न किया जाए, एक छोटी सी चूक सब कुछ खत्म कर सकती है।